बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज नवाज शरीफ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं। पहले एमक्यूएम को अपने साथ मिलाया और अब बलूचिस्तान जा रहे हैं। बाप पार्टी के 20 से ज़ायद इलेक्टेबल्स उनके साथ मिलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं कि वो नून लीग के साथ मिलकर जो है वो नया सियासी इत्तेहाद बनाएं। और ये सियासी इत्तेहाद जो है वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए बनाया जा रहा है। 120 का नंबर बड़ा जो है वो काउंट किया जा रहा है कि पंजाब से कम अज़ कम जो है वो 90 प्लस और ओवरऑल जो है वो नून लीग 120 का नंबर जो है वो लेकर कौमी असम्बली में पहुंचेगी, तभी इस काबिल होगी कि अपनी हुकूमत कायम कर सके। क्या किंग्स पार्टी जो है वो ये 172 का फिगर पूरा कर लेंगी और क्या पीपल्स पार्टी अपना 120 का नंबर लेके वफाक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, नून लीग के कायद नवाज शरीफ अपनी कैंपेन कर रहे हैं और दोनों रहनुमा सिंध की के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। तो क्या ये 120 का नंबर जो है वो कौन सी पार्टी पूरा कर पाएगी और किंग्स पार्टी को साथ मिलाकर गवर्नमेंट अपनी बना पाएगी? देखना यह है कि अवाम के लिए जो प्लान लेके आए जा रहे हैं, जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उस पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक होगा। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। और फिर शला रजा पीपल पार्टी की अहम रहनुमा है, उनसे हम बात करेंगे, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मामून तारड़ हमारे साथ होंगे, उनसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राना एहसान साहब। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब क्वेटा जा रहे हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे कि कितने लोग वहाँ पे शामिल हो रहे हैं और बाप पार्टी जो है अगर आप साथ मिलाते हैं तो क्या रोल प्ले करेगी बाप पार्टी मुस्तकबिल में आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीएमएलएन की एक अच्छी प्रेजेंस है बलूचिस्तान के अंदर। एक तो जो हमारे वहाँ लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको भी एक बूस्ट देने के लिए, एक इनकरेजमेंट देने के लिए और वहाँ अपनी जमात को मुतहरिक करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं। और बिल्कुल हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमने पंजाब के अलावा तीनों सूबों के अंदर जो है सीट एडजस्टमेंट हो या अलायंस हो, हमने यही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनानी है कि नेशनल असेंबली के हवाले से एक अच्छा नंबर हम खुद ले सकें और फिर जिन जमातों के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वो करके या अलायंस करके हम एक मेजॉरिटी नंबर नेशनल असेंबली में कायम कर सकें, जिससे एक तगड़ी हुकूमत बन सके। तभी हम मुल्क के जो शदीद और संगीन मसाइल हुकूमत इस सर वक्त, कभी रही है पाकिस्तान में? देखिए, ये इसी की काविश की जा रही है ना कि अगर एज अ जमात अगर हमारी पंजाब स्ट्रांग होल्ड है तो हम बलूचिस्तान से भी लेकर नंबर अच्छा लें, हम सिंध से भी अच्छा नंबर लें, केपीके से भी अच्छा नंबर लें। जहां हम स्ट्रांग हैं और हमें बलूचिस्तान में और वहां हमें और जमातों की सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम उस पर भी काम करें। और जहां हम वीक हैं लेकिन हम मौजूद हैं, हमारा एक अच्छा नंबर है, जीतने के लिए काफ़ी नहीं है, उसका बेनिफिट हम किसी और जमात को अगर दे सकते हैं तो दे। तो यही इसी को अलायंस कहते हैं, इलेक्टोरल अलायंस, या आप सीट एडजस्टमेंट इसी बेसिस पे करते हैं। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि चले, बलूचिस्तान से पंजाब पंजाब आपका गढ़ है सर। पंजाब घर से जो है वो आप कितनी सीटें लेके निकलते हैं इसका फैसला होगा इलेक्शन में। मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा शला रजा साहब को। शला मैम, आप बताइएगा कि नून लीग के साथ आपका तो अलायंस होना जो है वो ऐसे ही है जैसे नामुमकिन सी बात है। कल पीडीएम में साथ थे लेकिन अब खिलाफ हो चुके हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करने जा रहे हैं? अभी तक उनकी सारी कैंपेन सिर्फ सिंध के अंदर है, सिंध से बाहर नहीं जा रहे। सबसे पहले तो ये है कि हम पीडीएम के अलाई थे और जो पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में जो है वो क्रेडिबल ना रहता, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने नज़रियाती इख्तलाफात को एक तरफ रख के उसको पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बचाया। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुआ तो हम पीडीएम का पार्ट थे लेकिन हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े। ठीक। और लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जब पॉलिटिकल पार्टी के सामने होती है तो वो हर तरह के हालात देखती है। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हमारी एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रही थी लेकिन जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए रहनुमा रोज़ाना एक दूसरे से नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मिल भी रहे थे।
फिर जब हम पीडीएम से अलग हो गए तो हमने बाग में इलेक्शन लड़ा और पीएमएलएन को शिकस्त दी। तो ये तो आप अलग रख दें। मुल्क की खातिर जब भी कोई मसला होगा हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और जितने भी हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हों हम मुल्क के लिए बैठेंगे। मतलब गुंजाइश मौजूद है कि आप साथ मिल सकते हैं। मैम पार्टी तमाम पार्टी मुहिब वतन होती हैं और सब ये चाहती हैं क्योंकि मुल्क के ही लिए कर रही होती हैं। अब बात इलेक्शन की है। इलेक्शन 8 फरवरी की, ठीक है। जी। तो देखिए ये हर पार्टी का राइट है कि वो पाकिस्तान के हर सूबे में जाकर अपने लिए कैंपेन करे और उस कैंपेन के साथ साथ अगर उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी मिलती हैं जिनके साथ वो समझते हैं कि वो अपने इलेक्शन इत्तेहाद को या किसी भी तरह से इलेक्शन जीतने के बाद को मजबूत बना सकते हैं। तो मियाँ साहब की पार्टी कराची आई थी। उन्होंने देखें वैसे तो देही सिंध में ये सब जीडीए का हिस्सा होते हैं, एमक्यूएम समेत। पहली दफ़ा कराची और हैदराबाद के ऊपर बात की गई, लेकिन रात भी मैं देख रही थी तो एमक्यूएम की तरफ से ये बात आ रही थी कि अभी तक कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट पे भी बात नहीं हुई है। लेकिन नून लीग मैम शला नून लीग आ रही है, सिंध में आ रही है। वो तो प्लान कर चुके हैं कि वो सिंध में जाएंगे और जो है वो सामना करेंगे। ऐसी बात नहीं है, पहले भी उनके क्या कहते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नून लीग सिंध में नहीं आती थी और पीपल्स पार्टी वहाँ नहीं जाती थी। पहले भी उनके लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, ऐसी बात नहीं है। और हम भी मुल्क के हर हिस्से में करते थे। और अब जो है जो दूसरी बात है बलूचिस्तान की, तो वो बलूचिस्तान में बाप पार्टी से बात करने जा रहे हैं। बाप पार्टी के लिए सबको याद होगा मरियम साहिबा के क्या अल्फाज थे, बहुत अच्छा होता उन्हें सुनवा भी देते। और बाकी ये है कि हम भी बलूचिस्तान में इम्तिहान है दोनों पार्टियों का। आपके लिए भी जी, आपके लिए भी बड़ा इम्तिहान है। सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब भी हमसे मिल चुके हैं, बाकायदा ऐलान कर चुके हैं और बहुत से ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा हमारे पास शमूलियत हो रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही है। मैं इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मामून तारड़ साहब, बी टीम कहा जा रहा है आपकी जमात को, तो जैसे बाकी जमातें मिल रही हैं नून लीग के साथ, कोई इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है वो नून लीग के साथ मिलेगी? मेरे ख्याल से बलोच साहब एक बड़ी वाजिया चीज़ है कि अगर हमने बी टीम ही बनना था तो ये पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम पहले दिन ही नून लीग में शामिल हो जाते। ये लोगों की क्या सराहियाँ हैं और कुछ दोस्त ये समझते हैं कि इस तरह की परसेप्शन जाए लोगों में कि शायद हम बी टीम है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है, मैं उस चीज़ में थोड़ा सा आपसे ज़रूर जिक्र करूँगा। जैसे आपने कहा कि जी इस्तेमाल पार्टी को क्या शेयर मिलने जा रहा है, तो ये मेरा अपना ख्याल है जी, ये मुल्क है हमारा, ये कोई पीस ऑफ केक तो नहीं है जो काट के सारों को हिस्से मिल जाने हैं। हमारे मुल्क में पिछले 70 साल से जो चीज़ें होती आई हैं, ये सारी जमातें, सी बड़ी जमातें जो हैं, सारों ने बड़ी दफ़ा हुकूमत भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी 4 साल हुकूमत करके गई। अगर तो इन लोगों ने को बहुत बड़ी चेंज करके, बहुत ही बड़ी तब्दीली करके लोगों के हालात बेहतर कर दिए हों या मुल्क की इकॉनमी बेहतर कर दी हो तो फिर तो ठीक है। और अगर आज भी ज़रूरत मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना, सिर्फ हमारी और जमातों को भी आना चाहिए सामने, ताकि अगर पहली वाली जमातों से कुछ नहीं हो रहा तो नई जमातों को मौका मिलेगा, तो तभी लोग उनमें ये नई जमातें वही हैं सर, ये वही लोग हैं जो पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में रह चुके हैं। तारड़ साहब रिकॉर्डिंग करवा देखिए जी, हुकूमतों में तो अब एक पॉलिटिक्स जो कर रहा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ज़्यादातर ये होता है कि कुछ ख़ानदान हैं जो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में रहते हैं, आगे से नस्ल दर नस्ल उनके ही अफराद आते हैं। तो फिर अगर वो लिंक अप करेंगे तो इधर कोई भी उस चीज़ से बाहर नहीं है, सारे एक वक्त में, बेशक वो लीडर भी रहा होगा तो किसी न किसी और जमात में देखेंगे। जी आप बोलें। जी इंशाल्लाह बिल्कुल चलें, मुझे सर देखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताना, जी आप बोलें सर, बोलें। जी मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था। देखिए जी, एक जमात है जिनसे पूछे कि आपने 4 दफ़ा हुकूमत की तो आपने क्या किया, वो कहते हैं जी हमने पुलों और मोटरवेज का जिक्र करते हैं। अगर इस चीज़ को ले लिया जाए तो फिर तो मेरे ख्याल सिविल वर्क्स के को अच्छे से एक्सीएन को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और दूसरे साइड पर चले जाए तो वो हकीकी तब्दीली और आज़ादी की बात की।
चलें तरन साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और पुलों पर हम बात करेंगे राना एहसान अफजल साहब से कि पुलों की सियासत जो है वो नून लीग को कहा जाता है, तो इसमें कितनी हकीकत है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि नून लीग के मुतालिक कहा जाता है कि ये अगर मोटरवेज बनाने हैं या ब्रिज बनाने हैं तो फिर किसी एक्शन को जो है वो लगा दें प्राइम मिनिस्टर। ये बात तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन नून लीग का एक जो है जो क्रेडिट है वो वाकई मोटरवे है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है नून लीग ने। राना साहब, क्या पुलों की सियासत जो है वो ठीक है? मोटरवेज की सियासत कब तक चलेगी सर? ये देखें, पीएमएलएन ने तो इस मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। दोनों ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रब-ए-अज़्ब हमारे दौर में हुए। वो पॉलिटिकल विल प्रोवाइड करना इन ऑपरेशंस के लिए, इनकी फाइनेंसिंग करना। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, हमने दुगनी की, 9% पे हमें टैक्स टू जीडीपी पे ये मुल्क मिला था 2013 में, हम इसको 13% पे ले गए। हमने आईपीपी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, बिजली 12,000 मेगावाट हमने मुल्क से अंधेरे दूर किए। एलएनजी गैस टर्मिनल लगाया जिसने मुल्क की मईशत को सस्टेन रखा। तो हर लिहाज से सीपेक के प्रोजेक्ट के ऊपर बात आप कर लें। उसके अलावा आप पंजाब को कंपेयर करें, जहां हेल्थ और एजुकेशन की बात आती है। पंजाब के अंदर हेल्थ जो है 10 साल हमारी हुकूमत रही, बहुत उस पर मेहनत हुई, बहुत इनरोलमेंट ऑफ बच्चों में, मिसिंग फैसिलिटीज़, अस्पतालों की बात कर लें, 55 नए प्रोजेक्ट 10 सालों में हुए, नए अस्पताल भी आए, यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेंशन हुई। तो हर लिहाज से पीएमएलएन अब इस मुल्क में जो भी आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, कोई आपको नज़र आता है कि ये इतना आगे, तो उसमें पीएमएलएन का आपको रोल जो है वो जरूर नजर आएगा। फॉरेन पॉलिसी आप ले लें, लेकिन सर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने सिंध में कोई रोल प्ले नहीं ना किया। सिंध में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने नहीं दिया बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो आप आज कह सकते हैं कि हमने सिंध को ये प्रोजेक्ट दिया है, कराची को ये प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन सिर्फ पंजाब की हद तक ही आप रहे ना बस। नहीं, सिंध के अंदर भी डेवलपमेंट हुई। अब मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं आपको लिस्ट कर दूंगा कि हमने सिंध के अंदर क्या क्या काम किए। लेकिन हर लिहाज से हमने, अगर गवादर ले लें, गवादर में पीएमएलएन का एक बड़ा मैसिव रोल है उसकी डेवलपमेंट के अंदर। वही खड़ा है सर गवादर, तो कहाँ गया गवादर? देखें, लेकिन जो उसमें जो हुआ है काम, उसमें हमारा बिल्कुल क्रेडिट है। अब आपने सीपेक को लॉन्च करना था, हमने अपने 5 सालों में सीपेक को बहुत एक तेज रफ्तार पे आगे बढ़ा था, फिर उसके ऊपर सुस्त रवि पीटीआई के दौर में आ गई। अब दोबारा उसको जो है वो उसमें बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम इसमें तजारत भी शुरू होगी। और सनतें भी जो हैं वो काफ़ी चाइनीज़ फैक्ट्रीज लगी पाकिस्तान में, लेकिन वो उस तर्ज पे, पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं सर, पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं कि आपने कराची में क्या किया, सिंध में क्या किया। पीपल्स पार्टी तो सिंध में बैठी हुई है ना, इनसे पूछ लेते हैं। मैम शरा रज़ा, सबसे बताइएगा कि आपकी बात बाद में करेंगे कि नून लीग की गवर्नमेंट जब रही, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे और उनका दौर था, तो सिंध ने हमेशा गिला किया, कभी एनएफसी अवार्ड का गिला हुआ, कभी फाइनेंस का, कभी कुछ, कभी प्रोजेक्ट्स का। तो कुछ रोल है सिंध में नून लीग का जो क्लेम कर सकें? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम राना एहसान हो, हम हुकूमतें दोनों पार्टीज़ की गिराई गई हैं। देखिए, जब सिविलियन हुकूमत आई, चाहे वो 20 महीने की हो, 18 महीने की हो या कुछ, उसने परफॉर्म किया है। उसके बदले में 11 साल और 8 साल जो हुकूमतें रही हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकें, हालांकि उनके पास पूरी ताकतें थीं। ये जो सीपैक है जिसकी वजह से मुल्क में एक तरक्की नज़र आई, ये इसके सिग्नेटरी आसिफ साहब हैं और फिर ये नून लीग के ज़माने में एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर पैसा होगा तो फिर वो आपको लगता नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो पावर प्रोडक्शन है, ये जरदारी साहब ने जो है 80 से ज़्यादा बहैसियत सदर चाइना के दौरे किए और मुख्तलिफ और पावर प्रोजेक्ट लगाए। वो 3 साल में बिजली प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो कुछ अरसा तो लगा मुल्क
को ये बताने में सबको कि जी हम दहशतगर्द नहीं हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए गए। और सबसे पहला आगाज जो है वो मालाकंड में जो है ऑपरेशन राह रास्त करके किया गया। ठीक है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि मुल्ला सूफी से जो माहिदा हुआ था उसके नतीजे में वहाँ पे लोगों को हकीकत पता चली तालिबान की, और हाथ और हथियार के दरमियान फासला हुआ और लोगों को समझ आई कि ये रज़ा, ये तो खैर हम भी जानते हैं। नहीं, ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी मैं ना, नहीं एक मिनट, नहीं मैं थोड़ी सी मुझे प्लीज। उसके बाद वो वक्त आया कि हमारी इस बात को गलत समझा गया और 2013 के इलेक्शन में हमें तालिबान ने धमकी दी तो दोनों पार्टीज की तरफ से कहा गया कि जो हमने किया उसका खमियाजा है। ये अलग बात है कि बाद में फिर करना पड़ा इनके खिलाफ ऑपरेशन। अब हम देखें सिंध की तरफ आ जाते हैं। हमारी तो गवर्नमेंट नहीं रही पंजाब में भुट्टो साहब की शहादत के बाद, और हमारे पास जो एक गवर्नमेंट आई, अभी हम इस मूड में आगे जाएंगे कि हम वक्त के साथ क्या बताते हैं, लेकिन जो एक एनएफसी का मसला है फेडरल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अलावा जिसकी भी गवर्नमेंट रही उसने सुबह के साथ इंसाफ नहीं किया। ठीक है। और जो डिजिट खास तौर पर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मुझे आपने इतना टॉपिक दिया है तो हम बात कर लें। सीसीआई की मीटिंग नहीं होती थी एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग नहीं होती थी, जबकि वो आईनी तौर पे उसकी दो मीटिंग मुझे अलाउ करें तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। आप सिंध में बैठे हैं, सिंध में आप पीडीएम का हिस्सा भी रहे, आपकी हुकूमत भी रही, आपने फरमाया कि जरदारी साहब ने सारा ये काम किया, साइन की इसी पैक को। आपके पास बयानिया क्या है? आप पंजाब में भी जो है वो अपना ड्यू शेयर लेना चाह रही हैं, केपी के अंदर भी आप जा रहे हैं, बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, तो क्या बयानिया क्या लेके जा रहे हैं? सिंध की हालत मैम वही है जो पहले थी। बेहतरीन बयानिया है जी, नहीं ऐसा नहीं है। सिंध में बेहतरीन सेहत का निज़ाम है। सिंध ने बहुत 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का और ओवरहेड ब्रिजेस, सिंध का अपना बिजली घर है जिस पे किसी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, और हम नेशनल ग्रिड में 660 मेगावाट से ज़्यादा बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ थर में जो है वो मिट्टी में फ्री बिजली दी जाती है। हमने रोज़गार पैदा किया है। हमने ट्रांसमिशन लाइन 1000 उस तक बिछाई है मीटर तक। इसके अलावा 18वीं तरमीम के बाद हर सुबह पीपल पार्टी का एक ही नारा था, पीपल पार्टी का एक ही नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान कहाँ गया मैम? ये आप बिजली घर लगा लें, बसें चला लें, रोटी कपड़ा और मकान कहाँ गया? ये आज भी हमारा नारा है जब हम कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, और रोजगार मिला नहीं ना, रोजगार मिला नहीं लोगों को, मतलब महंगाई। ऐसा देखिए, जो रोजगार, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में एक परसेंटेज निकालें तो देही और शहरी जो सिंध में रोज़गार है वो आपको पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो डैम्स की तादाद है वो कहीं और नहीं बनी। इसके अलावा मैंने कहा हमने बिजली बनाई 18वीं तरमीम के बाद, ना सिर्फ सूबे के लिए बल्कि हमने नेशनल ग्रिड को दी। हमारे बेहतरीन हॉस्पिटल हैं जिसपे दुनिया से हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है वो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे आप लोग सक्सेसफुल प्रोग्राम करके नजर आएगा। आपके अच्छे इक़दामात में आपको आगाज़ हुकूक़ बलोचिस्तान किया हमने, पाकिस्तान पार्टी को शामिल करना चाह रहा हूं। और आज केपी में और आज केपी बलोचिस्तान और पंजाब के जो बहुत सारे मंसूबे वो भुट्टो साहब और बीबी साहिबा के भी जमाने के। वही गरीब का एक ही मसला है मैम, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। चले मैं मामून तारड़ साहब से बात करता हूँ। मामून तारड़ साहब मुझे बताइएगा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद बन सकता? क्योंकि इस पाकिस्तान पार्टी के पास जो है वो गिने चुने लोग हैं जो अपनी सीटें शायद जीत पाएँ। तो ज़ाहिर बात है अगर आपको बी टीम कहा जा रहा है तो उसकी एक वजह है कि आप अकेले कुछ नहीं हैं, आपको नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी जमात को साथ मिलना पड़ेगा। तो क्या तरीन साहब के साथ जब बात होती है या अलीम खान साहब के साथ बात होती है तो ये मामला होता है डिस्कस?
पहली बात तो बलूच साहब ये है कि ये फैसला लीडरशिप ने करना है। जैसे हमारे मुल्क में पहले भी आपको पता है पोलराइजेशन कितनी हद तक बढ़ गई थी, उसमें हमारी जैसी जमात का नाम है, हमारे लिए सारों के लिए दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी से भी बात हो सकती है, नून लीग से भी हो सकती है। ये कोई हमारे दुश्मन तो नहीं, हमारा नज़रिया चेंज हो सकता है। एक बात। दूसरी जो एक काइंडली मुझे इजाज़त दें, जो आपने बात की है कि जी आपका उनके बगैर, नून लीग के बगैर या पीपल्स पार्टी के बगैर आपके पास सीटें नहीं हैं। देखें जी, अभी हमारे 2 जलसे हुए हैं पंजाब में, एक जानिया में, एक हाफजाबाद में। हाफजाबाद वाला तो मेरे गांव में था, तो अल्लाह का फजल से एक बड़ा अच्छा नोटिसेबल किस्म के क्राउड आया और लोगों ने देखा। अभी ये स्टार्ट हुई है जमात। अब रहेगी बात दूसरी जमातों की। बलोच साहब तो मुझे, जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था, राना साहब मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, अगर वो सबसे बेहतर बनाना है तो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी को एक फंड दे दिया जाए कि भाई बगैर पॉलिटिक्स से हट के अपनी मर्जी वो उस जगह पे जहाँ पर सबसे जरूरत लगाया जाए, सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। देखिए एक ब्लो साहब मुझे जरा थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा उसमें। और दूसरे नंबर पर जो मैं पहले बात कर रहा था जी कि 16 माह में मुझे बताएं कि ये सारी जमातें एक हुकूमत का हिस्सा रही हैं। आपके इसहाक डार साहब फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। मुझे यहाँ तो बता दें कि कल को अगर बिग इफ नून लीग की हुकूमत आती है तो क्या इसहाक डार साहब तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे? कम से कम उनकी पॉलिसी से तो इख्तलाफ करें। सर आपके पास हर चीज को करके और उसको कारपेट डाल दिया जाता है। कोई बयानिया भी नहीं है ना, कोई आपके पास कोई ऐसा बयानिया भी नहीं है कि जो आप जी बिल्कुल है, के पास ले जाएं। बिल्कुल है बयानिया। माशी टीम आपके पास नहीं है, माशी मुल्क को मईशत। तरीन साहब ने असद उमर को फारग किया था, बाकी लोगों को फारग किया था। ख्याल से जी तरीन साहब, मेरी बलोच साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। तरीन साहब एक बिजनेसमैन रनाउंड है पूरी दुनिया में और वो कारोबारी और आदमी हैं। इसी तरह अलीम खान साहब भी हैं, उनका ज़राअत का तजर्बा भी है तरीन साहब का। और ये अभी इससे बेहतर इनके पास टीम नहीं होगी तो किसके पास होगी? तरीन साहब सर और ये जो पहले करके गुजरे इनकी टीमों को तो बार बार देख लिया गया ना, उन्होंने क्या किया सर। लेकिन ये मुल्क है, मुल्क को चलना है, अवाम के मसाइल हल होने हैं, तो कोई ना कोई तो आपके पास। तो मैं तो कह ही ये रहा हूं ना जी, मुल्क ने चलना है, मुल्क ने कोई, मेरा मतलब है कि एक्सीएन ने तो नहीं चलाना ना। मेरी बात तो बलोच साहब पॉइंट ही ये है कि आप मौका नहीं देंगे किसी और जमातों को और लोगों को नहीं देंगे तो क्या इन लोगों ने पहले 70 साल में क्या तब्दीली लाए, ये 16 माह में क्या लाए? तो फिर क्या फायदा? बार बार ये जो इस टाइम मुल्क में भी लोगों में एक तो मैं तो मशवरा दे रहा हूं, बड़ी हुई है, तो मशवरा दे रहा हूं आपको इत्तेहाद करने का। तंग आ गए हैं मुल्क में बार बार हमारे सियासतदानों की झूठी बातें सुन सुन के। जी आपको अकेले तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको नून लीग के साथ मिलना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं बलोच साहब, ये आपकी एक सोच हो सकती है, आपकी हो सकती है, हमारी तो नहीं है। ये बहरहाल हम क्यों नहीं कर सकते? ये किधर लिखा है किताब में कि नून के बगैर नहीं किया जा सकता या पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं किया जा सकता? चलें सर, कल को पार्टी में अगर इत्तेहाद होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तब भी बिल्कुल ठीक है। तरह साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा और पूछूंगा पूरे पैनल से कि अवाम कहाँ खड़ी है। आपकी सियासत तो हो रही है, पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, नून लीग अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, तो अवाम के लिए क्या एजेंडा है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और यही नारा जो है पीपल्स पार्टी लगा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। तो राना एहसान साहब, आप फरमाइएगा कि आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास नहीं है, तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे पास नहीं है, तो आपके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखें, अभी तक तो इलेक्शन की कैंपेन उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई, तो इस वक्त ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, पीएमएलएन तो समझती है कि अभी भी मियां साहब की जो सजाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई, वो तो ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि वो एक सियासी प्रोपेगेंडा के तहत और एक टारगेटिंग और प्लान के तहत उनको दी गई थी। तो वो अभी तक उनका जो है वो तलाफ़ी नहीं हुई, वो रिवर्स नहीं हुई। तो हम भी इंतज़ार में हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह पीएमएलएन इन इलेक्शंस को क्लीन स्वीप करेगी पंजाब में और वफाक में भी एक अच्छा नंबर लेगी कि वो हुकूमत कायम कर सके। और जिसको नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको चाहिए वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाए, अदालतों के दरवाजे खटखटाए। लेवल प्लेइंग फील्ड एक दूसरे आप नहीं जा रहे, आपके पास है? जी, हम अभी तो ऐसा कोई रुकावट नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसे मसाइल हैं तो वो जरूर ईसीपी का दरवाजा खटखटाए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हम भी मांगते हैं, हम भी समझते हैं कि हर एक को इक्वल मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बाकायदा डिमांड की है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही।
अच्छी बात है जी, उनको मिलनी चाहिए। अगर जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है, जो लोग जिन्होंने नफरत की सियासत नहीं की, जिन्होंने इस मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया, उनको पूरा हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन अपने लड़े। मैम शला रजा, मैम शला, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड? आप बार बार इसकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी बात कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आपके पास है? बिलावल साहब तो जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका प्लान है जलसे करने का। अच्छा, एक तो मैं तहरीक इस्तेकाम से मेरे भाई हैं वो बात कर रहे थे, मैंने फिर भी उनको कहा कि इस मुल्क में जो कुछ दिया है वो सिविलियन गवर्नमेंट ने दिया है, चाहे 18 महीने की पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की 4 साल की गवर्नमेंट, बीबी साहिबा की एक 18 महीने की, एक 20 साल की गवर्नमेंट, वो 20 महीने की गवर्नमेंट, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की एक 5 साल की गवर्नमेंट, या मुस्लिम लीग की जितने जितने अरसे की गवर्नमेंट रही है। इस मुल्क को डिक्टेटर्स नहीं दे सके, 35 साल बराजमान रहे मुल्क की तारीख में, और इसको ज़रा याद रखिएगा। और क्योंकि आप लोग बहुत सारे पीटीआई से आए और वो कहते थे कि हम गूगल को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो इसको सर्च करिएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद गवर्नमेंट आई थी, इसमें तो जो फंड आया था परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पूरी दुनिया से वॉर एंड टेरर के नाम पे, वो तो जेबों में जा चुका था। उसके बावजूद जो IMF से हमने माहिदा किया वो इंतहाई, आप जब उस पार्टी में, आप लोग की जो PTI में लोग थे, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा सबसे आसान शराइत पे किया, सबसे कम पैसे लिए, इसके अलावा ज़राई पॉलिसी बनाई, ज़राई एक्सपोर्ट बने। एक आप है ना, देखें मुझे जवाब भी देने होते हैं ना दूसरों के, मैं उनके जवाब सुन के चुप हो जाऊं। ज़राई एक्सपोर्ट भी बढ़ाई, बिजली की इंतहाई शॉर्टेज थी, जैसे मैंने पहले में बताया कि हमने कारखाने लगाए दोस्त ममालिक के साथ, लेकिन उसके बावजूद हमने इंडस्ट्रीज को बिजली दी जिसकी वजह से बेरोजगारी नहीं हुई। गवादर को हमने, आप सही कह रहे हैं मैम, आपकी कैंपेन जारी है, आपकी कैंपेन जारी है, लेकिन पीपल पार्टी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई पीपल पार्टी कि उनका वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये आपका ख्याल है ना, ये तो आपका ख्याल है। मैंने नहीं सुना कि जो है वो, इसको मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर हमारे यहाँ तो एक नारा लगता है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है चेयरमैन बिलावल ही होंगे। अब रही बात आपके अभी सवाल की, तो मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो नज़र आ रहा है। मुकदमात में नवाज शरीफ साहब हैं तो कोई बात नहीं, मुकदमात कौन सा ऐसा इस वक्त सियासी लीडर है जिस पे नहीं है। मेरे चेयरमैन को चेयरमैन तो 11 साल मुकदमात भुगतने में जेल में रहे। वो तो खुशकिस्मत है नवाज शरीफ साहब के वो कन्विक्टेड हैं, लेकिन उन्हें बेल जो मिली है वो उस दर्जे पे मिली है जो मुलजिम को मिलती है। उनको अपील का हक खत्म हो गया था, वो उन्हें दे दिया गया। देखिए, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने जेल काटी बगैर किसी सजा के 11.5 साल, और जब उनको बेल का वक्त था राना साहब एम्बुलेंस में लेकर आओ, उनके मुकदमे को सिंध में नहीं चलने दिया गया। और आखिरी जुमला मैं कह रही हूँ, इस वक्त सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, KP में, हर जगह सियासी जमात का गवर्नर है, और गवर्नर हाउस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का किधर है? सही है, ठीक है। मैं मामून साहब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके अक्सर लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं, तो अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलना पड़े आपको, जैसे वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपके अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, तो कोई जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है उनके साथ भी, तहरीक इंसाफ के साथ भी? जी बिल्कुल, हर जमात के साथ होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम उधर ही आ जाती है जिस टाइप का अनफॉर्चुनेट एक वाकया 9 मई का होया, और उसके पीछे जो लाइक माइंडेड जितने लोग थे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया और इधर तक लेकर गए, उनके साथ तो बहरहाल नहीं हो सकती। हाँ, उसके अलावा
कल को यू नेवर नो कि एक नई शेप में अगर ये जमात तो रहेगी, जमातें तो कभी नहीं ख़त्म होती। तो ये आप नहीं कह सकते कि उनको हम बिल्कुल इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, लेकिन साथ हर किसी के साथ एक पॉजिटिव वे में बातचीत होना ही बेसिकली इस मुल्क की इस टाइम ज़रूरत है। देखिए, अकेले ना मियाँ नवाज शरीफ साहब, ना आसिफ जरदारी साहब, ना हमारी जमात, ना कोई और जमात, ना अकेले इमरान खान साहब, ये मुल्क को जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, ये सिर्फ आपकी इकॉनमी के नहीं हैं। आप ज़रा ग्रास रूट लेवल पे आप लोग सब मेरे से बेहतर जानते हैं, जो आपका मुल्क का एक बेसिक ढांचा है, एक कौम का, एक माशरे का, वो सारा शेक कर गया। और उसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा नफरत की बातें, जितनी ज़्यादा एक दूसरे को लान तान की गई पिछले 4-5 सालों में, बल्कि 10 सालों में, 10 सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी मुल्क के एक निज़ाम को हिला के रख गई। अब ये मुल्क की इस टाइम बड़ी ज़रूरत है कि सारी जमातें इकट्ठी बैठें और एक रोड मैप बनाएं। मैं ये समझता हूँ कम अज़ कम, देखिए पॉलिटिक्स हर कोई करे, लेकिन रियासत के जो मेन असूल हैं अपने चलाने के, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो इकोनॉमी हो, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो आपका हेल्थ का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, वो जब भी कोई हुकूमत आए उसको उसी लाइन पर चलना चाहिए, बजाय इसके कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो पिछले प्रोग्राम को बंद करती है, अपना एक नया विजन लेकर चल पड़ती है। आपने ठीक कहा सर कि मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए, लेकिन वोट कौन देगा आपको? बयानियां किस बयानिए पे जो है आप इकट्ठे होंगे सारे? दी बयानियां देखिए जी, वोट अवाम नहीं देने। अगर इसके बाद भी अवाम ये समझती है कि नहीं वोट देने चाहिए, तो अवाम की राय सबसे बड़ी है, उसको कौन चैलेंज कर सकता है? देखिए, ये बात सोच लेना कि जी ये नहीं हो सकता, मैं अभी भी चैलेंज करता हूं। मुझे शहरों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, हमारे देहात में आज भी जिम्मेदार को अपने मसाइल का वो इशूज़ हैं और इशूज नहीं है, उनकी गुर्बत है, उनके मतलब खातों के रेट ज्यादा हैं, ऐसी चीजें, बिजली नहीं आती। वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो अब सवाल मेरा यही है कि अब सारे ये इकट्ठे होके अब क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान लेके आ रहे हैं? मैं इसमें तो एक तो ये बात कहूँगा, हमारे मुल्क में कोई एक जमात बताएं जो वन मैन शो ना हो। सियासत अपनी अपनी जगह हो रही है, अपनी अपनी जगह जो है वो लोग मिलाए जा रहे हैं, इत्तेहाद किए जा रहे हैं, लेकिन मामला जो अवाम का है वो वहीं का वही है। अवाम के लिए जो है वो कोई रोड मैप, कोई प्लान जो है वो देना होगा, और ये पुराने बयानिए पे शायद किसी जमात को वोट ना मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।